नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने जा रही हैं। एक बड़े अंतर के साथ उन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया और दिलचस्प बात ये रही कि गैर एनडीए दलों ने भी बड़े पैमाने पर उनका समर्थन किया और तीसरे दौर की गणना के बाद ही उनकी जीत पक्की हो गई थी। देखिए ये रिपोर्ट। मयूरभंज से दिल्ली तक दिखता रहा जश्न। आखिर देश को मिली है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो सुदूर ओडिशा के मयूरभंज से आई है। जीत पक्की होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावी राष्ट्रपति के घर जा पहुंचे। उन्होंने गुलदस्ता देकर उनको बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े केंद्रीय मंत्री और नेता उनके घर बधाई देने पहुंचते रहे। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जीती, उनके घर पे जश्न का माहौल शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पहुंचे उनके बधाई देने के बाद और तब से यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य चल रहा है। तमाम मंत्री कैबिनेट के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पूरी जो व्यवस्था है उन्होंने देखी। अर्जुन राम मेघवाल आपको दिखेंगे और ये तस्वीर बताती है कि देश कितना गौरवान्वित है। यहाँ पर अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति बन चुकी हैं। दरअसल तीसरे दौर की गणना के बाद ही द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की हो गई थी। वो 5,77,000 मूल्य के वोट हासिल कर चुकी थी, जो बहुमत से ज्यादा है। उन्हें 9 गैर एनडीए और विपक्षी दलों जैसे बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल, एआईएडीएमके, टीडीपी, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी वोट मिले। खुद यशवंत सिन्हा ने अंतिम फैसले से पहले ही हार कबूल की और उन्हें जीत की बधाई दी। फिर बधाइयों का तांता लगा रहा। दोनों के व्यक्तित्व में देखेंगे तो उनका व्यक्तित्व जो है गरीबों को रिप्रेजेंट करने वाला, ट्राइबल को रिप्रेजेंट करने वाला, एक लगातार सरल सहज स्वभाव के व्यक्तित्व, यह द्रौपदी मुर्मू जी का व्यक्तित्व है। 2,824 first preference votes, the value of which is 6,76,803. 1,877 first preference votes were secured by Shri Yashwant Sinha, value of which is 3,80,177. As the first preference vote secured by Shrimati Draupadi Murmu was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declared that Shrimati Draupadi Murmu has been duly elected to the office of the President of India. इसी बीच ये खबर भी आई कि उपराष्ट्रपति चुनाव से तृणमूल कांग्रेस अलग रहेगी। इसके लिए जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा में मुकाबला है। In the upcoming vice presidential polls, it is neither supporting question of 6 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी गैर हाजिर रहेगी। एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने उम्मीदवार का नाम तय किया है, उसके लिए उन्होंने उस पार्टी से भी चर्चा नहीं की जिसके दोनों सदनों में 35 सांसद हैं। इसीलिए हम वोटिंग से गैर हाजिर रहेंगे। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि देश की 15वीं राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं की कमांडर फिर से एक महिला होने जा रही हैं। प्रतिभा पाटिल के बाद वे दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। सोमवार 25 जुलाई को वे शपथ लेंगी। इस बड़ी जीत के साथ ही द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद देश की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इस जीत के बाद जहां एनडीए राजनीतिक तौर पर मजबूत हुई है, वहीं जिस वैचारिक लड़ाई के दावे के साथ यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में उतरे थे, उसमें बड़ी दरारें साफ तौर पर दिखाई दी। जाहिर है यशवंत सिन्हा को मिली इस करारी हार के बाद
आने वाले उपराष्ट्रपति चुनावों और 2024 की चुनौती विपक्ष के सामने और बड़ी हो गई है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद उनके घर पर कई नेता पहुंच रहे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। वहां मौजूद हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के यहाँ पर हैं और आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और आपको पीछे नजर आएंगे केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, निरंजन ज्योति, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह आपको नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी जीती तुरंत प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे लगभग 7:15 बजे और लगभग आधे घंटे वो यहाँ पर रहे, उन्होंने बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू भी अंदर मौजूद रहीं और उसके बाद पूरी कैबिनेट है केंद्र सरकार की वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने पहुंची। और सबसे अच्छी बात आज ये रही कि यहाँ पर जब से काउंटिंग शुरू हुई है द्रौपदी मुर्मू जी के घर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चलते रहे। ट्राइबल नृत्य, जनजातीय नृत्य, चाहे वो उत्तर पूर्व के ट्राइबल्स रहे हो यहाँ पर पहुँचे, उड़ीसा के ट्राइबल्स पहुँचे और लगातार यहाँ पर लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देते रहे। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएंगे निरंजन ज्योति नज़र आ रही होंगी जो सांसद हैं और बधाई देने यहाँ पर लगातार अब तांता लगा हुआ है द्रौपदी मुर्मू की। और हो भी क्यों ना पहली ट्राइबल महिला हैं जो देश की राष्ट्रपति बनी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे गैर एनडीए दलों ने भी जिस तरीके से समर्थन दिया है, साफ तौर पर जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी एक ट्राइबल महिला को उम्मीदवार बनाया जाए तो वो कामयाब हो गई, चाहे वो शिवसेना हो जिनका गठबंधन रहा बीजेपी के माफ़ कीजिएगा कांग्रेस के साथ में, एनसीपी के साथ उन्होंने समर्थन दिया। इसके अलावा चाहे वो बीजेडी हो क्योंकि उड़ीसा से हैं, जनता दल एस, सब ने काफ़ी दल थे जो उन्होंने समर्थन दिया और यही वजह है कि बहुत बड़े मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू जीती हैं। तो यहाँ पर लगातार मिठाइयाँ बच रही हैं, ढोल बज रहे हैं, खुशी की लहर और सबका यही कहना है कि देश को राष्ट्रपति तो मिला है और इस बार जो ट्राइबल राष्ट्रपति मिला है वो कहीं ना कहीं इस खुशी में चार चांद लगा रहा है। इसके अलावा 24 तारीख को जो देश के राष्ट्रपति हैं अभी रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और 25 तारीख को जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं द्रौपदी मुर्मू वो शपथ लेंगी। तब तक वो इसी घर में रहेंगी उमाशंकर लेन में। और यहाँ पर आप देखेंगे लगातार जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और अपनी बधाई दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को। और द्रौपदी मुर्मू जी अंदर मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे। और अभी भी चूँकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से देखिए आप ये सब लोक कलाकार हैं जो उड़ीसा से आए हैं और अंदर एक झलक पाने के लिए अभी भी देखिए कितने लोग हैं जो अंदर आना चाह रहे हैं बधाई देने के लिए। अर्जुन राम मेघवाल आपको नज़र आएंगे, मंत्री हैं, पीयूष गोयल आपको नज़र आएंगे, केंद्र में मंत्री हैं। और ये यहाँ पर तमाम मंत्रीगण हैं जो पहुँच रहे हैं अपनी बधाई देने के लिए, कॉल ऑन कर रहे हैं राष्ट्रपति को और तांता लगा हुआ है। आम लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आम कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं कि वो किसी तरीके से बधाई दे पाएँ। ज़्यादातर लोग यहाँ पर उड़ीसा से पहुँच रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर आपको रंग बिरंगी सांस्कृतिक कपड़े पहने हुए लोग कलाकार नज़र आएंगे और समझ में आता है कि नहीं ये वाकई द्रौपदी मुर्मू का घर है। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू के घर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात करते हैं सोनिया गांधी की, जिनसे नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने अब 25 तारीख को फिर से बुलाया है। दिल्ली से चंडीगढ़ और बेंगलुरु तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चलता रहा और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती रही। देश के कई शहरों में दिखे ऐसे नजारे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस ने एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। ये भी कहा कि ईडी सोनिया से घर जाकर पूछताछ कर सकती थी। देश देख रहा है कि आप किस रूप में व्यवहार कर रहे हो एक ऐसे नेता के साथ में जिस नेता का 5 साल तक उन्होंने 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट को एज चेयरपर्सन यूपीए नेतृत्व दिया है, जिसकी मैंने बार बार कहूँगा उनके हस्बैंड का शहादत हो गई देश के लिए, उनकी मदर इन लॉ शहीद हो गई पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए उनके वक्त में, बांग्लादेश बन गया। ऐसे नेता के परिवार के ऊपर आप टारगेट करके चल रहे हो, ये उचित नहीं कहा जा सकता।
सीधी बात है कि ये जितनी संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग ना करें। जब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ ही नहीं है, सब कुछ चेक में हुआ है, ऑडिट हुआ है, मनी है नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गया? और फिर ईडी का क्या काम? और यदि पूछताछ करना है तो सार्वजनिक होना चाहिए। बताएं, आम जनता जानना चाहती है। सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में 3 घंटे पूछताछ चली। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी रहीं। ईडी ने पूछताछ के लिए व्यापक तैयारी की थी। अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में 5 अफसरों ने उनसे पूछताछ की। सभी का टीकाकरण हो चुका था और सब मास्क में थे। सोनिया गांधी से 3 स्तरों में सवाल जवाब हुए। पहले निजी ब्यौरे लिए गए, फिर यंग इंडिया और एजीएल के रिश्तों पर सवाल हुए और कांग्रेस के साथ इन कंपनियों के रिश्ते पर पूछताछ की गई। कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक निवेदन गया है कि अगर कुछ सवाल बाकी हैं तो सोमवार को पूछताछ करें, वो जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस की कोशिश इस पूरे मामले को राजनीतिक स्तर पर निपटने की है। संसद से सड़क तक उसके लोग प्रदर्शन करते रहे। आज की उनसे जो पूछताछ है वो पूरी हो गई है और ईडी का कह रहा है कि वो एग्जामिन कर रहा है कि क्या जो नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग है वो ईमेल के जरिए वो कर सकती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर भरतपुर जिले से, जहां पत्थर खनन के विरोध में एक साधु ने खुद को आग लगा ली। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी खबर क्या है, देखिए हर्षा कुमारी सिंह की इस रिपोर्ट में। आत्मदाह की कोशिश करने वाले साधु विजय दास की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। ब्रज पर्वत एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के बैनर तले ये साधु ब्रज इलाके में खनन के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। वे ब्रज की पवित्र धरती पर खनन के खिलाफ हैं। आत्मदाह की इस कोशिश से हिली सरकार फौरन समझौते की बात कर रही है। गहलोत सरकार ने साधुओं को भरोसा दिलाया है कि अगले 15 दिन में इलाके को वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा और खनन पर रोक लगेगी। आज भरतपुर के पसोपा में लगभग पिछले 1.5 साल से चल रहा साधु सन्यासियों का आंदोलन समाप्त हो गया है। इस संबंध में मैं स्पष्ट कराना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है जिसको आदि बद्री और गंगाचल पर्वत कहते हैं, इसको राज्य सरकार ने ये घोषणा करी है कि अगले 15 दिनों में नोटिफिकेशन निकाल के वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई है जिसमें यद्यपि 3 से 4 बार हमारी और इनकी संघर्ष समिति की वार्ता हुई और समस्त वार्ता में बाबा सभी सहमत थे, परंतु विजयदास जी एक बाबा हैं, उन्होंने स्वयं कहीं से आकर ये कर लिया और उनका स्वास्थ्य जो है वो अभी ठीक है, स्टेबल है और वो उनको एसएमएस में विशेष रूप से भर्ती कराया है ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो। एक और साधु नारायण दास विरोध में एक मोबाइल टावर पर चढ़ गए, मगर ये मामला राजस्थान में गहलोत सरकार के लिए एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल सकता है। बीजेपी ने साधु की दशा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ब्रज के कामा क्षेत्र में पिछले 551 दिन से अवैध खनन को लेकर साधु समाज का आंदोलन चल रहा है। उसके बावजूद लगातार मांग के बाद सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होने की परिणति एक साधु के आत्मदाह के रूप में हुई। विजयदास जी के आत्मदाह ने राजस्थान की सरकार की हठधर्मिता की, मुद्दों के समाधान न करने की पोल खोल दी है। मुझे लगता है राजस्थान के लिए शर्मनाक है। इन सबका नुकसान 2500 लोगों को होगा जिनका काम छिन सकता है। लेकिन राजस्थान में साल भर बाद चुनाव होने हैं और ऐसे मौके पर कांग्रेस सरकार कोई जोखिम नहीं उठा सकती। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कल अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें मारे गए गैंगस्टर्स से गोला बारूद तो मिली ही, इसके साथ ही ड्रग्स भी मिली, जिसने एक बार फिर से पंजाब में चिंता पैदा कर दी है। सीमा से लगे अमृतसर के भदना कला गांव में गैंगस्टरों की मौत के बाद उनके पास से पुलिस ने हथियार और गोली बारूद तो जब्त किए ही, ड्रग्स की गोलियां भी मिली। AK-47 ਦੇ ਸਾਨੂੰ 31 ਜਿਹੜੇ ਰੌਂਦ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੀ AK-47 ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ। अमृतसर में हुई इस मुठभेड़ से एक बार फिर ये चिंताएं उभर आई हैं
कि भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे गांव आतंकियों के साथ साथ ऐसे गैंगस्टरों के लिए भी छुपने की सुरक्षित जगहें हो गई हैं जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। पंजाब के सरहदी इलाके का गांव बकना कला, जहां कल 2 गैंगस्टर्स को पंजाब पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन जब भी पंजाब के सरहदी इलाकों की बात आती है तो ड्रोन्स, ड्रग्स, नशा, गैंगस्टर, आतंकवादी, पाकिस्तान जैसी बातें अक्सर सामने आती हैं। इस वक्त हम पास के ही बकना कला गांव के पास में दूसरा गांव है महाबा। उस गांव में लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि ये मसला बार बार सरहदी इलाकों में ही क्यों पाया जाता है। इस सरहदी जिलों में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई इधर साडा कोई इन्वेस्टमेंट का कोई अगे कोई कुछ नहीं है, कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कि अगर उसने स्टडी किया तो अप्लाई करेगा किसी जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए या कुछ भी है। अगर उस चीज़ को उसमें मीन्स आगे वो नहीं जा पाता, जैसे कोई सपोर्ट नहीं करता या किसी तरफ से कुछ उसको सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो कुछ ऐसा रास्ता चुनता है जिससे उसको लगता है कि हाँ ठीक है, इससे मुझे पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो लाइफ का रिस्क ले भी लेता है। जैसे नशे वगैरह लगा लो, स्मगलिंग लगा लो, जो वो चीज़ कर लो। नज़दीक के तरन तारम जिले में नशा मुक्ति केंद्र पहुंचकर मसले का सही अंदाज़ा होता है। तरन तारन के नशा मुक्ति केंद्र में जिस 28 साल के शख्स का इलाज चल रहा है, उसने हेरोइन के इतने इंजेक्शन लगवाए कि उसकी उंगलियां गैंग्रीन की भेंट चढ़ गईं। 2006 ਚ खत्म की थी। उस तो बाद यार दोस्त 2-4 वजे मिल गए ते इदां ही थोड़ा पहला तो सेवन करते हैं नशे का, जिवें कैप्सूल ले ले 2 नाल शीशी पी ली कोरैक्स दी, वो असीं वंड के 3 जने पी लैंदे हुंदे हां। फिर हौली हौली सानूं चिट्टे बारे पता लग गया। पहला असीं चिट्टा लाउने हैं पेपर ते, फिर किसी ने कहता सानू भी टीके च बड़ा नशा होंदा। असीं फिर एक दूजे ने वेख्या यूज करके भी इंजैक्शन ला के देख लैंदे आ, इहदे नाल खपा बड़ा होंदा। ते इंजैक्शन लाया ते उहदे नाल नशा बहुत ज़्यादा हो गया सानू। एफर्ट्स तो चलती रहती हैं, बट इट्स नॉट अ लीनियर प्रॉब्लम। द थिंग इज, यहाँ पे क्लीन होके जाते हैं, वही सोसाइटी होती है, फिर रिलैप्स कर जाते हैं। सो ऑब्वियसली बड़ी एफर्ट्स हो रही हैं, आपने देखा है, लेकिन अभी और ज़रूरत है एफर्ट्स की। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के लिए ड्रोन के जरिए ड्रग्स की सप्लाई एक बड़ा मसला है। पंजाब के सीमा से लगा माझे का इलाका कला, संस्कृति, राजनीति, विरासत सबका केंद्र रहा है। लेकिन विभाजन के बाद इस इलाके ने कई चुनौतियां सही हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध या नशीले पदार्थों की तस्करी का मामला हो। इस इलाके को इसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अमृतसर से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। जातिगत भेदभाव और तबादलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अमित शाह को अपना इस्तीफा भेजने वाले मंत्री दिनेश खटीक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद लखनऊ लौट आए हैं। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और दलित विधायक की चिट्ठी वायरल हो रही है। बीजेपी अब इन मुद्दों पर किस तरह से डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बुधवार देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात में दिनेश खटीक ने अधिकारियों के बात न सुनने, काम का बंटवारा न होने और दलित होने के चलते तवज्जो न दिए जाने की शिकायत की। जेपी नड्डा ने उन्हें सलाह दी कि पार्टी फोरम पर ही अपनी बात रखें और पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलें। फिलहाल जिस तरीके से तबादलों के ऊपर में एक के बाद एक तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जब ये आरोप लगा दिनेश खटीक की ओर से, तो उसके बाद में मत्स्य विभाग में हुए तबादले जो है वो वापस ले लिए गए। और ये भी पता चल रहा है कि कल यानी बुधवार को देर शाम को एक आपात बैठक जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव, उन्होंने बुलाई और बाकायदा उस बैठक में ये जानकारी ली कि आखिर कैसे दिनेश खटीक की शिकायतों की इतनी लंबी फहरिस्त है। उन अधिकारियों को भी उन्होंने तलब किया और उनसे भी पूछा कि भाई आपने दिनेश खटीक जी को क्या बोला, कैसे आपकी बातचीत हुई। तो ये सारी चीजें जो है वो उस बैठक में डिस्कस हुई। ये भी कहा जा रहा है कि सिंचाई विभाग में जो तबादले हुए हैं उसमें भी फेरबदल होने की अब संभावना है।
उधर उन्नाव के एक और बीजेपी के दलित विधायक बम्बालाल दिवाकर की एक चिट्ठी वायरल हो गई है। इसमें वो एक इंजीनियर पर काम न करने और असंसदीय भाषा बोलने की बात कह रहे हैं। साफ है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के रवैये से बीजेपी का एक धड़ा खासा नाराज है। शायद इसीलिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ट्वीट करना पड़ा कि यूपी के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जनप्रतिनिधियों को सुनकर उनका काम करें। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से हो सकती है। उधर जतिन प्रसाद ने भी दिल्ली में डेरा डाल रखा है। खबर है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद को मना लिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। जतिन प्रसाद तो मान गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को मंत्री और विधायकों की अफसरशाही से संबंधित शिकायतें गंभीरता से दूर करनी पड़ेंगी, वरना उनकी चुनौतियां आने वाले वक्त में और बढ़ेंगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।